गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ की जो बुक है आपका हिस्ट्री का, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। आइए हम सब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, यह आपका नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री की सेकेंड चैप्टर है। यूरोप में समाजवाद और एवं रूसी क्रांति, इस पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों देखिए, सबसे पहले यदि बात किया जाए रूसी क्रांति के बारे में तो कहा जाता है कि जो रूसी क्रांति है, समाज में रूसी क्रांति जो थी, जैसे यूरोप में सबसे पहले जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी क्रांति के समय ही पूरे यूरोप में एक अलग तरह की समानता, स्वतंत्रता की वैचारिक बातें होने लगी थी और पूरे यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से एक नया विचार फैला जिसे कहा जाता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। यह नारा यूरोप के ही नहीं, विश्व के कई सारे देशों में यह फैला और पूरे विश्व में क्रांति को उत्पन्न करने में और तानाशाही शासन व्यवस्था से अपने आप को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में बहुत सारा परिवर्तनों का सूत्रपात किया था। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले जो फ्रांस था मोटे तौर पर 3 समाजों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में आपके जो थे वे, और द्वितीय स्टेट में जो वहाँ पे चर्च के लोग और कुलीन वर्ग रहा करते थे। और उसके बाद ये देखा है कि लेकिन वहाँ पर सामाजिक सत्ता पर बात किया जाए तो कुलीन और चर्च का ही नियंत्रण वहाँ पर हमेशा दिखाई दिया। तीसरे स्टेट का कोई महत्व नहीं था, जिसमें अधिकतर जो है आपके कौन रहा करते थे, तो उसमें किसान रहा करते थे, उसमें जो है सो व्यापारी वर्ग रहा करते थे, शिक्षक रहा करते थे, वकील लोग रहा करते थे, ये सब लोग रहा करते थे तृतीय स्टेट में। और तृतीय स्टेट के लोगों से ही टैक्स लिया जाता था वहाँ पर। प्रथम और दूसरे स्टेट के जो लोग थे, ये लोग टैक्स मुक्त थे, विशेषाधिकार इनको मिला हुआ था। प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट के लोगों को, मतलब चर्च के लोगों को और आपके कुलीन वर्गों को, कुलीन वर्ग मतलब धनी संपन्न वर्ग कहा जाता है। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना में बदलाव दिखाई देने लगा और यूरोप और एशिया के सहित दुनिया के बहुत सारे ऐसे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकार को लेकर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर के समझ गए, सामाजिक सत्ता पर नियंत्रण, किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा होने लगा था। लोग समानता और स्वतंत्रता के महत्व को समझने लगे थे और यह बात भारत में भी फैला, क्योंकि राजा राममोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। राजा राममोहन राय जी भी, जो आधुनिक भारत के पुनर्जागरण कहे जाते हैं, वे फ्रांसीसी क्रांति से बहुत बड़े प्रभावित थे और वहाँ की जनता की तारीफ करने से चूकते नहीं थे कि जिस तरह से वहाँ पर तीसरे स्टेट की जनता ने, मध्यम वर्ग ने किस तरीके से क्रांति उत्पन्न किया और क्रांति उत्पन्न करके जो तानाशाही शासन व्यवस्था थी उसे उखाड़ फेंका। अब आप देखने वाले हैं कि यह जो बात थी, आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान किया, क्योंकि उपनिवेशवाद से जकड़े जितने भी देश थे, वे देश भी अपने आप को स्वतंत्र कराने में कुछ इसी तरह की क्रांति का यूज किए, किसी इसी तरह की स्वतंत्रता की मांग अपने सरकार से लोग किया करते थे। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से आंदोलन यह चल रहा था, मगर यूरोप के सभी लोग समाज में परिवर्तन नहीं चाहते थे, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो समाज में आमूलचूल परिवर्तन बहुत धीरे धीरे चाह रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो समाज में अचानक परिवर्तन चाहते थे, प्राचीनतम पंथियों से, प्राचीनतम रहन सहन से, प्राचीनतम संस्कृति से कुछ लोग तुरंत परिवर्तन चाहते थे और कुछ लोग तुरंत परिवर्तन नहीं चाहते थे। और एक समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, इसलिए कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी थे, या आमूल परिवर्तनवादी थे या रेडिकलवादी थे, समाधानों के पक्ष में कुछ, मतलब इस तरीके से अलग अलग परिवर्तन वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। उस समय के संदर्भ में यदि बात किया जाए तो राजनीतिक धाराएं जो थीं अलग अलग थीं, लोग अलग अलग बातें किया करते थे। हाँ, इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं था, क्योंकि बदलता जा रहा था हर चीज़ का जो अर्थ था और समय के अनुसार बदलता जाता भी है। इस अध्याय में हम वही बातें चर्चा करेंगे कि 19वीं सेंचुरी में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कैसे परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर पड़ा था, और ऐसी ऐतिहासिक घटना पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज में रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया था। और रूस में जो क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में,
वहाँ पे जो जार निकोलस का शासन था वो कैसे रूसी क्रांति संपन्न होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। रूसी क्रांति के समय या रूसी क्रांति से कुछ समय पहले जार निकोलस का शासन किस तरीके से संचालित होता था, वह कैसी शासन थी, है ना, कौन से विचार शक्तिशाली हुए, पूरे विश्व में कैसा सामाजिक या आर्थिक स्थितियां उत्पन्न हुई, ये सब बातों की चर्चा करेंगे हम सब इस चैप्टर में। आइए हम बात करते हैं उदारवादी, रेडिकलवादी और रूढ़िवादी के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं उदारवादी क्या है, रेडिकलवादी क्या है और रूढ़िवादी क्या है। कभी कभी देता है कि उदारवादी और रेडिकलवादी में अंतर स्पष्ट करें, तो अंतर स्पष्ट करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह था उदारवादियों का समूह, जो समाज में परिवर्तन चाहता था, लेकिन एक ऐसा परिवर्तन चाहता था उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो उदारवादी थे वो भी समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर चाहते थे। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। तो उदारवादी क्या चाहते थे, जिसमें सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिले और जगह मिले, और सभी, आप जैसा कि आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और वह था चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का ही समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, है ना। तो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। देखिए, ये जो थे आपके उदारवादी विचारधारा वाले, इनका कहना था कि भाई सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए, किसी एक वंश के लोगों का ही शासन नहीं होना चाहिए। ये उदारवादियों का विचार है। उदारवादी यह भी कहते थे कि वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, क्योंकि वे जानते थे कि सरकार का काम क्या है, तो सरकार का काम है कि व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना। उनका यह भी कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करना या उसे छीनने का भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, और एक ऐसी सरकार हो जो प्रतिनिधित्व पर आधारित, एक ऐसी निर्वाचित सरकार हो जो अच्छे तरीके से शासन को संचालित करे और जनता के सलाह से शासन स्थापित किए जाए। और यहाँ पर यह भी बात थी कि जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका हो, है ना, के अनुसार शासन व्यवस्थाएं संचालित हों, है ना, कानून बनाने वाली संस्था अलग हो। मतलब यूँ कहे कि यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, है ना। आप देखेंगे कि किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए जाएं, ये उदारवादी कहा करते थे। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए इसे लोकतंत्रवादी नहीं कहा जाता है। समझ में आ गया? लोकतंत्रवादी तब कहा जाता है जब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता, एक निश्चित आयु पूरा करने के बाद किसी भी वर्ग के लोगों को मत देने का अधिकार मिलता है, तो ऐसा वहाँ पर नहीं था। उदारवादी जो थे ये सारी चीज़ों की वे बात करते थे कि भाई सबको एक समान अधिकार मिले, वंशवाद समाप्त हो जाए, निर्वाचित सरकार होनी चाहिए, है ना, सबके अधिकारों का अवसर मिलना चाहिए, सभी को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों, है ना, और सरकार जो है सो राज्यों के अधिकारों पर, स्वतंत्रताओं पर सीमित प्रतिबंध लगाए। इन सब बातों का वे समर्थन करते थे, लेकिन वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विरोधी थे। उदारवादी किसके विरोधी थे? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विरोधी थे उदारवादी। उदारवादियों का कहना था कि वोट देने का अधिकार केवल संपत्ति धारकों को है जो टैक्स पे करते हैं, स्त्रियों को टैक्स पे करने का अधिकार नहीं है। ये उदारवादियों का विचारधारा था। बच्चों, तो ये आपने देखा कि उदारवादी क्या सोचते थे, क्या करते थे। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पॉइंट बता दिया उदारवादियों के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं इनके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो रेडिकलवादी थे। रेडिकलवादी क्या चाहते थे? तो रेडिकलवादी जो थे वे ऐसे विचार को चाहते थे जो देश की आबादी के, देखिए अब एक नया विचार पढ़ने जा रहे हैं रेडिकलवादी। उदारवादी आपने देख लिया, तो उदारवाद को ध्यान में रखते हुए वह किन किन चीज़ों का समर्थन कर रहा था, किन चीज़ों का समर्थन नहीं कर रहा था, उदारवादी को ध्यान में रखकर रेडिकलवादी समझ लेंगे, रेडिकलवादी पढ़ लेंगे, तो दोनों में कंपैरिजन अभी आप कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। तो रेडिकलवादी समूह का कहना था कि जो एक ऐसे सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो,
मतलब बहुमत जिसकी हो वही शासन संचालित करेगा। यह रेडिकल वादियों का कहना था कि जिसकी बहुमत होगी उसी की सरकार होगी, समझ गए। और इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक भी थे। अब देखिए यहाँ पर विपरीत हो गया, उदारवादी कह रहे थे कि महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और सबको, केवल संपत्ति धारकों को ही मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, ये उदारवादी कहते थे। लेकिन यहाँ पर रेडिकलवादी कहते हैं कि नहीं, मत देने का अधिकार जो है महिलाओं को भी मिलना चाहिए और अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए। और उदारवादियों के विपरीत ये कहते थे कि बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। जैसे उदारवादियों में कहा गया कि जो संपत्ति धारक हैं केवल उन्हें वो वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। लेकिन नहीं, रेडिकलवादी ने इस बात का विरोध कर देते हैं और रेडिकलवादी कहते हैं कि नहीं, बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह का विशेषाधिकार न मिले, सभी लोगों को एक समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हो। और ये निजी संपत्ति के भी विरोधी थे कि निजी संपत्ति किसी के पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे कि जो है सो कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण जो है विरोध करते थे, समझ गए। तो वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, हाँ, तो निजी संपत्ति के विरोध नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोगों के पास इतनी संपत्ति हो उसका ये विरोध जरूर करते थे। तो ये रेडिकलवादी आपके विचारधारा वाले लोग थे जो रेडिकलवादी सोचते थे। रूढ़ीवादी तबका जो था रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। अब आपने उदारवादी को देखा, आपने रेडिकलवादी को देखा, अब आप देखने वाले हैं रूढ़ीवादी। रूढ़ीवादी समाज में क्या चाहते थे? रूढ़ीवादी समाज में चाहते थे कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़ीवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करते थे, लेकिन पुराने समय में यानी 18वीं सदी में रूढ़ीवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे मानने लगे थे कि समाज में कुछ परिवर्तन जरूरी है, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और दरअसल इनके विचार बदलने का रीज़न यह भी था कि जैसे पहले राजतंत्र लुई 16 के समय में जो था, लुई 16 जिस तरीके से शासन करता था फ्रांस में, उसके बाद वहाँ पर जो है सो लोकतंत्र स्थापना होता है फ्रांस में। उसके बाद फिर रोबेस्पियर का शासन आता है। रोबेस्पियर के बाद फिर जो है सो वहाँ पर नेपोलियन क्या करता है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटा देता है। तो लोकतंत्र तो मतलब नेपोलियन बोनापार्ट भी राजतंत्र ही लाता है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ऐसा राजतंत्र लाता है जो आधुनिक समय के अनुसार परिवर्तनशील था। जो परिवर्तन था, जो बदला हुआ राजतंत्र का बदला हुआ स्वरूप कौन स्थापित करता है फ्रांस में? तो नेपोलियन बोनापार्ट करता है, समझ गए। और प्राचीनतम जो राजतंत्र का जो स्वरूप था वह लुई 16 के समय में था, लेकिन लुई 16 के समय में बहुत ज़्यादा समाज में बुराइयां थीं। उसके द्वारा शासन को संचालित करने के लिए बनाई गई नीतियों में कुछ कुरीतियां जो थीं, वह कुरीतियों को दूर करने का प्रयास आधुनिक विचारक नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, जबकि नेपोलियन बोनापार्ट भी राजतंत्र का ही समर्थक था। तो इसलिए रूढ़ीवादी जो थे वे राजतंत्र को समर्थन देते थे, लेकिन वे ये मानने लगे थे 19वीं सदी में, 18वीं सदी तक वो भी कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे समाज में। लेकिन रूढ़ीवादी 19वीं सदी तक आते आते समाज में कुछ परिवर्तन के पक्षधर हो गए थे, परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। मतलब समाज में परिवर्तन हो लेकिन धीरे धीरे हो, अतीत की जो पुरानी चीज़ें हैं उसको पूर्णतः नज़रअंदाज न कर दिया जाए, उसका सम्मान किया जाए और अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया थोड़ा धीमी हो। ये चाहते थे आपके रूढ़ीवादी। तो इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो भी राजनीतिक उथल पुथल पूरे यूरोप की सामाजिक परिवर्तन पर और पूरे विश्व के सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इस विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए थे कि जो उदारवादी कहते थे, जो रेडिकलवादी कहते थे, जो आपके रूढ़ीवादी कहते थे, इन सब पर बहस ज़्यादा हुआ। इसलिए 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया कि वे क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से समाज में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे चीज़ें बदलती रहती हैं, कैसे समाज में एक तरह से दूसरे तरफ पे लोग चले जाते हैं, किस तरह से समाज में परिवर्तन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना अति आवश्यक है। दरअसल औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, देखिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझने की है कि ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। जो भी वहाँ पर राजनीतिक रुझान था, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, ये एक नए युग का द्योतक थे। और यह जरूर बात थी कि समाज में, देश में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला था।
मतलब ये कहना ज़रूरी है कि एक ऐसा समय था कि जब नए शहर बस रहे थे, तो नए नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित हो रहे थे वहाँ पर से। रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था, इंडस्ट्रिलाइजेशन बड़े स्तर पर संपन्न हो चुकी थी, और इंडस्ट्रिलाइजेशन में चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सारे लोगों को काम में लगा दिया था इंडस्ट्रिलाइजेशन ने। इंडस्ट्रिलाइजेशन के चलते काम के घंटे पाली मतलब कुछ लंबी होती थी, मजदूरी बहुत कम थी, लेकिन समय ज़्यादा उनसे लिया जाता था, काम ज़्यादा उन्हें करना पड़ता था। बेरोजगारी की समस्या तो आम थी ही हर जगह पर, और औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट भी थी, मतलब जो वस्तुएं मांग ही नहीं होती थीं, और जिसके चलते जो है सो बेरोजगारी बढ़ जाती थी, और शहर तेज़ी से बसते चले जा रहे थे, फैलते जा रहे थे। आवास की साफ सफाई की भी समस्या होता जा रहा था, मुश्किल होता जा रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी। अब उदारवादी और रेडिकलवादी जो थे, दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने के लिए कोशिश कर तो रहे थे, लेकिन लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, और बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। हाँ, वे लोगों के पास भी संपत्ति थी, और वे बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा किया था, उन्होंने मेहनत किया था, उन लोगों ने व्यापार किया, है ना, व्यवसाय किया, और तब पैसा उन्होंने अर्जित किया। इस तरीके से वे चाहते थे कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों, तब इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। समझ गए? तो ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरोधी तो थे, व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। वे चाहते थे कि व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता ये बढ़े। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, उनके पास पूंजी हो, उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की जरूर कर सकता है। लेकिन 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद तो हो गए थे। उनके विचारों का समर्थन कुछ रेडिकलवादियों का, कुछ उदारवादियों का, अलग अलग समूह, वैचारिक समूहों का लोग समर्थन करते थे। और यूरोप के 1815 में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। इसी तरह से फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रूस में कई लोग क्रांतिकारी हो गए। समझ गए? राजाओं को तख्तापलट करने का प्रयास किया जाने लगा। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, सबको स्वतंत्रता मिले। इसी तरह का एक प्रयास था 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़नी जो थे, इनका यही लक्ष्य था। वे चाहते थे कि समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी उन्होंने, और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उन्हीं रचनाओं को पढ़ते थे और समझते भी थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ या पूरे विश्व में किस तरह से सामाजिक परिवर्तन, पूरे विश्व में एक दौर था और उसमें परिवर्तन होता जा रहा था समाज में, और यह परिवर्तन जरूरी भी था, क्योंकि समाज में ऐसा परिवर्तन होना भी चाहिए। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक लोग समझते नहीं हैं चीज़ों को। तो परिवर्तन एक बहुत बड़ा समाज को एक आने का तौर तरीका होता है। समझ गए? और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। आज 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं विश्व में प्रचलन में हैं। एक तो समाजवादी है, एक पूंजीवादी है। पूंजीवाद के विरोध में साम्यवादी अर्थव्यवस्था आया था, और साम्यवादी के बाद जो है सो दोनों का मिक्सअप, मिश्रित अर्थव्यवस्था आया जो भारत में है। तो जो आप देखेंगे कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर वस्तु का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? निजी लाभ के लिए किया जाता है। और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व भी होता है। जैसे उत्पादन के साधन हो गए, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, तकनीक हो गया, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बच्चों निजी स्वामित्व होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर देखा जाता है कि जितने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वे व्यक्तिगत लाभ कमाने की लोलुपता उनके अंदर बनी रहती है वहाँ के उद्योगपतियों में। समझ गए? और वहाँ पर एक अमीर और गरीब के बीच में खाई ज़्यादा बंट जाता है। अमीर अमीर होते चले जाते हैं, गरीब गरीब होते चले जाते हैं, क्योंकि उद्योगपतियों का बोलबाला होता है, और उद्योगपति जो हैं कम लागत में कम मजदूरी दे करके ज़्यादा काम मजदूरों से लिया करते हैं। जिस गति से वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, उस गति से मजदूरों की, श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि नहीं होती है। तो यह समस्या जो था, एक बहुत बड़े स्तर पर समस्या वहाँ पर देखी जा सकती थी। तो ये हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस जिसे ओपन मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। जैसे बहुत सारे जो विकासशील देश हैं, वे अपने यहाँ बैरियर लगाए हुए हैं कि विश्व की जो कंपनियां हैं वे उस देश में व्यापार नहीं कर सकती हैं,
क्योंकि विकासशील देश प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि हम अपने यहाँ विदेश की कंपनियों को व्यापार करने नहीं आने देंगे। तो इस तरह की जो सोच थी लोगों की, इस तरह की जो सोच था, इस तरह का जो विचार था लोगों का, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका विरोध करता है। और वह कहता है पूंजीवाद कि पूरा ओपन कर दो, कि कहीं की मल्टीनेशनल कंपनी कहीं भी जा कर के व्यापार इत्यादि कर सकते हैं। तो ये हो गया पूंजीवादी। अब पूंजीवादी के विरोध में ही जो है सो क्या होता है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था आता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, क्योंकि जब देखा गया कि अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब की स्थिति खराब होती चली जा रही है, जबकि गरीब की ही जनसंख्या पूरे विश्व में ज़्यादा है और जो बुर्जुआ साम्राज्य है, धनी संपन्न लोग हैं, उनकी जनसंख्या पूरे विश्व में कम है, ये देखा जाता है। तो यूरोप में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूरोप में क्या होता है, या फिर हर जगह पर यह परिवर्तन हुआ। तो रूस में क्या होता है कि कार्ल मार्क्स अपने नेतृत्व में साम्यवाद का गठन करते हैं और वे कहते हैं कि जहाँ पर निजीवाद में, जहाँ पर पूंजीवाद में सारी चीज़ें निजी हैं, इसका विपरीत साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ें सरकारी होंगी, है ना, सब चीज़ें सरकार के अंदर में होंगी और वस्तु का उत्पादन सबके लाभ के लिए किया जाएगा, व्यक्तिगत लाभ नहीं। पूंजीवाद के विपरीत, पूंजीवाद में निजी लाभ के लिए उत्पादन होता है, निजी लाभ के लिए उत्पादन किया जाता है। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, सबके लाभ के लिए किया जाता है और सबके सुविधा के लिए किया जाता है, समझ गए। और यहाँ पर एक नियोजित अर्थव्यवस्था होती है और यहाँ पर वर्ग संघर्ष नहीं होता, क्लास स्ट्रगल नहीं होता, लोग आपस में लड़ते नहीं हैं, जबकि पूंजीवाद में क्लास स्ट्रगल होता है, लोग लड़ने लगते हैं। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो अमीर और गरीबी के बीच का जो अंतर है, इसमें खाई ज़्यादा नहीं रहता, गैप ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि सबको बढ़ने का समान अवसर प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा। और ये हो गया साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो रूस और चीन में वर्तमान में है। अब आप देख रहे हैं कि जो ब्रिटेन में, अमेरिका में, ये सब देशों में, जो फ्रांस में, ये सब देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं से बीच का रास्ता निकाला कि हम दोनों अपनाएंगे, मतलब कुछ पूंजीवाद के भी गुण अपनाएंगे, कुछ साम्यवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण अपनाएंगे और दोनों की विशेषताओं को हम लोगों ने शामिल किया। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी कही जाती है। क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। हमारे यहाँ पब्लिक, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियाँ और सरकार दोनों मिल करके काम करते हैं, इसलिए इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है साथियों। तो ये था आपका अर्थव्यवस्थाओं में अंतर। नेक्स्ट बातें हम लोग सेकेंड चैप्टर की अगले टॉपिक के बारे में चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप लोग यहाँ तक चीज़ों को पढ़ करके और याद कर लीजिएगा। और इसमें जो अंतर मैं बताया हूँ कि यूरोप में कैसे सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे इस दौर में, उस चीज़ को आपको याद करना है। और जो विचारधाराएँ आपको मैंने बताया कि उदारवादी विचारधारा क्या थी, जो रेडिकलवादी क्या थी विचारधाराएँ, रूढ़िवादी कौन सी विचारधाराएँ थी, क्या इसमें अंतर था, क्या समानताएँ थीं, ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।